बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नॉलेज के हवाले से भी आप जो नॉलेज के हवाले से बहुत अच्छा, पेपर के हवाले से भी सल बहुत इम्पोर्टेंट इस सवाल है। तो बेसिकली हम जो पढ़ेंगे, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। जिसको जो डेफिनेशन है, everybody in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses। इसमें ये बोले जितने यूनिवर्स, जितने हमारी दुनिया में बॉडीज़ या ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट, आपस में अट्रैक्शन होती है फोर्स, तो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मिसाल के तौर पर मैं आपको कंप्लीट होने के बाद बताता हूँ। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, जो इसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है सर्किल, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं आपको डेफिनेशन यहाँ में समझा देता हूँ। ये मिसाल के तौर पर ये हमारी बॉडी है, सही है, और ये एक और हमारी यहाँ बॉडी है। अब मिसाल मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपस में इनकी अट्रैक्शन होती है, इसका मास कम हो, ये बड़ी बॉडी आप लेना इस तरीके से, सही। अब मिसाल के तौर पर इसमें अगर आपस में अट्रैक्शन होती है इन दोनों की, जैसे मिसाल के तौर पे मैं किताब इसको उठा रहा हूँ, जो मैं मेरी फोर्स, इसका वेट कम है, सही है, मास कम है, तो मेरी फोर्स भी कम लग रही है। इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ दियर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, M1 M2 कुछ भी आप लेना है इसका, तो ये इसकी मास हो गया, वेट हो गया। अब मिसाल के तौर पर मैं ये गिलास को उठा रहा हूँ, गिलास की वेट ज़्यादा होगा, और इसके अलावा मैं कुर्सी को, चेयर को उठा रहा हूँ, उसका वजन ज़्यादा होगा, तो मेरी फोर्स भी उसमें ज़्यादा लगेगी। तो इसका मतलब आपको समझ में आ चुका है, फोर्स जिसका वेट या मास ज़्यादा होगा उतनी फोर्स ज़्यादा लगेगी, जितना मास जिसका वेट कम होगा हमारी फोर्स कम लगेगी। इसका मतलब भी वो वेट कम होने से हमारा फोर्स भी कम लग रही है, वेट ज़्यादा से हमारी फोर्स भी ज़्यादा लग रही है, तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा से हमारी ज़्यादा फोर्स और कम से कम लग रही है, तो इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और दूसरे इसमें क्या होता है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मिसाल के तौर पर ये मैग्नेट मैंने यहाँ रखा, सही है, और अब यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आयरन मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ रखा इसके पास। अब जितनी नज़दीक होगी आयरन, जितना नज़दीक होगा मैग्नेट के, उतनी फोर्स जल्दी लगेगी। डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतनी जल्दी लगेगी। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी कम लगेगी। अब ये क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब डिस्टेंस मिसाल के तौर पर ये आर से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, सही। अब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स उतनी कम होगी, सही है, और डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। आयरन की मिसाल को मैंने दे दी, जैसे आयरन और मैग्नेट की। ये मैग्नेट है हमारे सामने, सही है, इससे आयरन में जितना नज़दीक करूँगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिस्टेंस जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा, सही है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी कम। अब आवाज़ समझ में आ गई? अब मैं फोर्स यहाँ कर रहा हूँ, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? प्रोडक्ट ऑफ मासेस, M, सही है, M1 M2 इसको हम ले लेते हैं। बात आ गई समझ में? मिसाल वही बात बताई आपको मैंने, जैसे कि मैं इस बुक को उठा रहा हूँ, इसका वेट कम है तो मेरी फोर्स कम लग रही है। अब मैं कोई भारी चीज़ उठा रहा हूँ, उसकी वेट या फोर्स, उसका वेट ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा, तो हमारी फोर्स क्या होगी? ज़्यादा लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम, इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात आ गई समझ में या नहीं? कुर्सी हम उठाएंगे, फोर्स हमारे ज़्यादा, वेट उसके ज़्यादा है। बुक हम उठाएंगे, बुक हल्की है, जो चीज़ हल्की हो, सही है, उसका क्या होगा? उसकी फोर्स कम लगेगी। अब एक और बात, डिस्टेंस, मैंने मैग्नेट की मिसाल आपको दी, डिस्टेंस जितना ज़्यादा फोर्स उतनी कम। डिस्टेंस बढ़ रहा है, फोर्स कम हो रही है। अब डिस्टेंस कम, फोर्स क्या हो रही है? ज़्यादा। तो ये क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हम क्या करेंगे? F डायरेक्टली 1/, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मैंने स्क्वायर लगा दिया। बात आ गई समझ में? डिस्टेंस ज़्यादा होगा, फोर्स जब ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस जब ज़्यादा होगा फोर्स जब कम होगी, तो ये आपस में अपोजिट होगी, इन्वर्स होगी। बात आ गई समझ में? अब इन दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? कंबाइनिंग इक्वेशन। इसको मैं A का नाम दे देता हूँ, इसको मैं B का दे देता हूँ, सही है। कंबाइनिंग इक्वेशन A एंड इक्वेशन B,
अब इफ़ दोनों कॉमन हैं तो मैं क्या लिख लेता हूँ, एफ मैंने ये लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने लिखा m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बात आ गई समझ में? अब क्या करूँ, जब ये जो साइन होता है डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये वाला, जब ये साइन जब हटता है इज इक्वल टू आता है या कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, सही है। इसमें हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल जो है जी सिंबल वो हम यहाँ ऐड करेंगे इसका, सही है। इसमें क्योंकि ग्रेविटेशनल के ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसमें, m1, सही है। कि जब ये यहाँ से मैं यहाँ कांस्टेंट भी लिख लेता हूँ एक समझाने के लिए। कांस्टेंट की जगह क्या आया भाई, जी आया। कैपिटल जी किसकी जगह पे आया, कांस्टेंट की जगह। मिसाल के तौर पे जब मैं इसको रिमूव करूँगा डायरेक्टली या इन्वर्सली, इससे कोई ना कोई इजिकल टू आता है या कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो यहाँ क्या आएगी भाई, जी अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सही है। अब ये हमारे पास क्या हो चुका, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे क्या हो गया, किस चीज़ का फार्मूला आ चुका है, ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पता नहीं होता। और आज ये फिज़िक्स का जो एक टॉपिक था वो हमारा रिकवर हो चुका है। और इसकी जो जी की वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है, सही है, 6.67 10 की पावर -11 यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मास ऑफ अर्थ पढ़ेंगे और उम्मीद आपको समझ में आ चुका होगा। अस्सलाम वालेकुम।